नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहे चुंबकीय पदार्थ। इससे पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहे चुंबकीय पदार्थ को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों पदार्थ जो होते हैं इनके ज़्यादातर जो गुण हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। बस इसमें केवल इतना सा फर्क है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो चुंबकत्व का गुण आता है वो कम आता है, और जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो चुंबकत्व का गुण होता है वो बहुत तेजी से आता है। इतना सा फर्क है केवल, बाकी दोनों सेम से ही है। पर फिर भी हमने अनुचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थों को अलग अलग रखा है उनके गुणों के आधार पर। और गुण क्या है कि इसमें तीव्रता अधिक होती है, इसमें तीव्रता कम होती है। पहले कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर दोनों को एक साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक गिवन है उस पर जाकर वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल पूछना है तो वहाँ जाके आप मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ध्यान रखना, अनुचुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये जो पदार्थ होते हैं ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करते हैं। मैं फिर बता दूं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अपन अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, या उन्हें ऐसे बोल सकते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बात समझ आ गई? ये सिंपल सी कहानी है भाई इसकी। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। अनुचुंबकीय जो पदार्थ उदाहरण तो है एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सोडियम, प्लेटिनम और एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको इत्यादि भी बोलते हैं अपन। एटसेट्रा क्या बोलते हैं हिंदी में? इत्यादि बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि और भी बहुत सारे अपने पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके हम गुणधर्म पढ़ेंगे। जो गुणधर्म होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? बस इतना ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके अंदर अपन कैसे परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा बदलेगा कि वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्र गति से जाते हैं। कौन सी गति से? तीव्र गति से जाते हैं, जाने का प्रयास करते हैं या तीव्र गति से जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? लोहे चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ये इसमें लिखना है। ठीक है, आपको मैं फिर बता दूं क्या करना है आपको कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्र गति से जाते हैं, यानी तेजी से जाते हैं, उनको अपन अनुचुंबकीय की जगह क्या कर देंगे? लोहे चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो लोहे चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं अपन। जो इसका पहला गुणधर्म है वो तो यही है कि ये पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास
करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो जाता है कि मान लो ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैंने चुंबकीय ध्रुव N हो गया, दूसरा हमारा चुंबकीय ध्रुव S हो गया। इन दोनों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तरीके से है। आप सब समझ रहे होंगे इस बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पदार्थ है, कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थ, उसको बांध कर लटकाया है, तो वो जो पदार्थ होगा वो इसके साथ संरेखित हो जाएगा, यानी N इधर चला जाएगा, S इधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी इस पदार्थ को अपन इन दोनों चुंबकों ध्रुवों के मध्य जब रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे संरेखित हो जाएगा, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र का गुण आ जाता है, इसीलिए वो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का गुण आता है वो उसी दिशा में आता है जिस दिशा में इन दोनों ध्रुवों से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, और वो उनके साथ संरेखित हो जाता है। अब सर कहते हैं कि लोहे चुंबकीय पदार्थ होता तो क्या हो जाता। ध्यान रखना, लोहे चुंबकीय पदार्थ में अपन लिखते हैं कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्र गति से जाने का प्रयास करते हैं। पहला जो हमारा होता वो क्या होता है, इसमें तीव्र गति से जाने का प्रयास करते हैं। बस इतना सा लिखना था। यहाँ पे क्या लिखना था कि जब कोई, इसमें लिखना था, मैं लिख दूँ इसमें, पहले इसमें अनुचुंबकीय लिख दूँ कि जब कोई अनुचुंबकीय पदार्थ को, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, में रखा जाता है, तो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, उस पदार्थ में चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, उसी दिशा में क्या हो जाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पदार्थ में चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में संरेखित हो जाता है, ये सिंपल सी कहानी है, वो इसके संरेखित हो जाता है। अगर यही चीज़ आप लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए लिखोगे तो आप इतना लिखोगे कि जो हमारा ये चुंबकीय पदार्थ है, जो हमारा लोहे ये पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ, ये इसमें संरेखित तो होता ही है लेकिन तीव्र गति से हो जाता है। ये बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे धीरे, और वो वाला लोहे चुंबकीय वाला क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखो ये तो इस तरीके से होगा और वो तुरंत हो जाएगा। समझ रहे हो आप ध्यान से। इतना सा ध्यान रखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में स्लोली होता है तो लोहे चुंबकीय पदार्थ में वो क्या हो जाता है, तेजी से हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा तीसरा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा ये अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, इसमें से इसको जब अपन ने डायग्राम बना दिया, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो ज़्यादातर इसमें से गुजरेगी और ऐसे निकल के चली जाएंगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से आएंगी और इस तरीके से यहाँ चली जाएंगी। यहाँ वाली चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे आएंगी और इस तरीके से यहाँ चली जाएंगी। ये वाली चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे आएंगी और इस तरीके से यहाँ से निकल जाएंगी। ये वाली चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरीके से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं वो ज़्यादातर किससे निकलती हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ से निकलती हैं। बाहर से आके भी किससे निकलने का प्रयास करेंगी, अनुचुंबकीय पदार्थ से निकलने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा पदार्थ हो गया आपका, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। क्या हो गया आपका ये
अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब इसमें ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए ये लोहे चुंबकीय पदार्थ होता तो इसमें ये संख्या और बढ़ जाती। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इस पदार्थ अगर अणु की जगह लोहे होता है यहाँ पे, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या और अधिक बढ़ जाती। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, क्या हो जाती और अधिक बढ़ जाती। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। नंबर 4 जो हमारा इसमें पॉइंट है, हम बात करें, हमारे पास 2 ध्रुव होते हैं, एक N है और जो दूसरा ध्रुव हमारे पास है वो क्या है, S है, ठीक है। अपने पास कितने ध्रुव हैं वहाँ पे, एक तो आपके पास N है और दूसरा आपके पास क्या है, S है। मान लीजिए अब इसको अपन थोड़ा और समीप रख देते हैं, तो अपना ये समीप रख दिया अपन इसके। अब यहाँ कोई तरल अवस्था में कोई पदार्थ अपन लेके आते हैं, कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ अगर तरल अवस्था में लेके आते तो अपन क्या होगा कि जो ये ज़्यादातर जो पदार्थ होगा ना, वो यहाँ तो कम होगा और यहाँ पे अधिक हो जाएगा, यहाँ कम होगा और यहाँ अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब इसके बीचों बीच ज़्यादा रुकेगा वो, ठीक है। अगर इनके बीच में हम दिशा थोड़ा सा इसको दूर लेके चले जाते हैं तो ये इस दिशा में आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए इनके मध्य दूरी बढ़ा देते हैं अपन, दूरी मान लो ये हो गई, तो हमारा जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा, तो आपका ये दूर दूर चला जाएगा, ठीक है। अगर लोहे चुंबकीय पदार्थ होता तो वो भी ऐसा ही करता, बस वो ज़्यादा बाउंड हो जाता है यहाँ पे, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल 4 बिंदु हो गए आपके गुणधर्म के कि ये पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र जाने का प्रयत्न करते हैं, ये इनका गुण है। एक, अगर कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई कोई छड़ है, उसको 2 ध्रुवों के मध्य लटका दिया जाए तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। तीसरा यह है कि ज़्यादातर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किससे निकलने का प्रयास करती है, इस अनुचुंबकीय पदार्थ या लोहे चुंबकीय पदार्थ से निकलने का प्रयास करती है। और अगर कोई तरल अवस्था में कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है और 2 ध्रुवों के मध्य उसको इस तरीके से रखा जाता है तो वो दोनों ध्रुवों के पास कम हो जाता है और उसके बीच में ज़्यादा पाया जाता है। अगर ध्रुवों की दूरी बढ़ाते हो आप, यानी इसको दूर कर देते हो, तो ध्रुवों के पास अधिक हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। आप समझ गए। ये हमारे कुल कितने हो गए, इसके 4 बिंदु हो गए। ये जो 4 बिंदु थे ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये गुण धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसकी व्याख्या के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे व्याख्या के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया था प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। पता है ना, मैंने उसमें चुंबकीय आघूर्ण, द्विध्रुव तो बनता ही है चुंबकीय, इसलिए उसको चुंबकीय आघूर्ण भी बोल सकते हैं। तो हमने बताया था कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होता है। आप सुनना ध्यान से, आप हमेशा ध्यान रखना। इसमें भी वैसे पेयर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं किसी परमाणु के पास। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसमें तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में तो 2 अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे वो ऐसे, यानी एक इधर चल रहा था तो एक इधर चल रहा था, वो इस तरीके से घूम रहे थे। समझ रहे हो आप ध्यान से, इस तरीके से घूम सकते हैं अपन, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अगर ये ऐसे चल रहा था तो ये ऐसे चल रहा था, इस तरीके से दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। तो उनकी वजह से उनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना था, शून्य था, ठीक है। और जब हम उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जा रहे थे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य से हटकर कुछ हो रहा था, जिसका उसकी जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो उसका विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, हमें तो शून्य रहना है। तो इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। यहाँ ध्यान रखना, लोहे चुंबकीय हो या अनुचुंबकीय पदार्थ हो, दोनों की व्याख्या एक जैसी है। बस उसमें यह है कि ये स्लोली होता है और वो तीव्रता से होता है, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग दिशाओं में गति करने के बजाय वो एक ही दिशा में गति करते हैं। किस में करते हैं, वो एक ही दिशा में गति करते हैं। तो उनका क्या होता है, कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है उनका, चुंबकीय आघूर्ण होता है। जब एक ही दिशा में करेंगे तो पहले से उनके पास क्या अवेलेबल है, कुछ चुंबकीय आघूर्ण अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको सर अब चुंबकीय आघूर्ण है तो वो वहाँ पे चुंबक का जो गुण है उसको प्रदर्शित क्यों नहीं करते। भाई आपने कहा कि उसके पास तो पहले से चुंबकीय आघूर्ण है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसको प्रदर्शित करना चाहिए उस पदार्थ को। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास आघूर्ण तो है लेकिन वो किसी एक दिशा में संरेखित नहीं है।
क्या नहीं है, वो एक दिशा में संरेखित नहीं है, वो अलग अलग दिशा में संरेखित है। तो जो एक परमाणु का आघूर्ण है वो दूसरा परमाणु का आघूर्ण अलग दिशा में हो गया, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे का आघूर्ण को समाप्त कर देते हैं, इसलिए जो उनका कुल आघूर्ण होता है वो भी शून्य ही होता है। लेकिन ध्यान रहे उसके हर एक परमाणु के पास शून्य था, यहाँ हर एक परमाणु के पास अपना अलग अलग चुंबकीय आघूर्ण है। समझ रहे हो आप ध्यान से? तो हम ये कह सकते हैं दोनों की व्याख्या सेम ही है। मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, लिख सकता हूं कि इन पदार्थों के परमाणुओं के पास दोनों परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन जोड़े का, इसको पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़े की दिशा एक तरफ ही होती है, एक तरफ ही होती है, इसलिए परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। परमाणु के पास क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। समझ गए? एक परमाणु के पास। लेकिन जब हम बात करेंगे बहुत सारे परमाणुओं की तो वो सब क्या रहेंगे? असंरेखित रहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सभी परमाणु क्या रहते हैं? असंरेखित रहते हैं। असंरेखित का मतलब समझना, यहाँ पे सबकी दिशा अलग अलग होती है। असंरेखित होते हैं तो पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है भाई? शून्य होता है। ये बात आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, जबकि परमाणु के पास होता है। लेकिन असंरेखित होने की वजह से पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए ये जो पदार्थ होते हैं क्या नहीं करते? बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रवृत्ति को या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस लिख सकते हैं इसमें, इसलिए ये पदार्थ बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकन प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नहीं करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकन प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसकी जो स्थिति होगी, डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूं तो इस तरीके से होगी। मान लीजिए हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया, अब ये इस दिशा में इसको बोल दिया, ये इस दिशा में है तो इसको बोल दिया, दिखा दिया। ये परमाणु को हमने ऐसे दिखा दिया, इस 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 परमाणु को हम देखो सब एक दूसरे के अलग अलग है। यहाँ पे जो B का मान है वो कितना है? शून्य, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं भाई, संरेखित हो जाते हैं। तो
वे सब चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित इसको भी ऐसे लिख देना भैया ना, प्रदर्शित करने लग जाते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने लग जाते हैं। समझ आ गया? इसका मतलब अब यहाँ पे जो चित्र बनेगा आपका वो इस तरीके से बन जाएगा। ये सारे के सारे एक ही दिशा में दिखाएंगे अपन, ये सारे परमाणु जो हैं वो एक ही दिशा में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई। तो हमारा यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई वो क्या हो गई, एक ही हो गई। तो हम यहाँ पे, यहाँ हमारा B इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे B जो था आपका वो 0 था और यहाँ B क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे लोहे चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या होती है तो ये जो काम होता है ना, ये तीव्र गति से हो जाता है। इतना सा फर्क है बस, सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है आपको। मैं फिर बता दूँ, जो लोहे चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके परमाणु जो होता है उसके पास आघूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे पदार्थ में जब बहुत सारे परमाणु होते हैं तो सारे एक ही दिशा में संरेखित नहीं होने के कारण उनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 प्रदर्शित होता है। क्या प्रदर्शित होता है? 0 प्रदर्शित होता है। अब जैसे उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो सारे एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो ये अपना चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अब इनके पास भी चुंबकीय आघूर्ण है और एक हमने पहले से आरोपित किया चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्या करते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कम करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और लोहे चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो तेजी से आकर्षित करते हैं। ये क्या हो गई हमारी लोहे चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या हो गई। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और साथ में प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।